अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान फ़ज़ल। और मैंने जैसे अपने आखिरी व्लॉग में बताया था कि मैं इसके बाद एक व्लॉग बनाने वाला हूँ, और इस व्लॉग के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा रीज़न्स कि मुझे आज भी ऐसे लगता है कि आज से एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले, जो इमरान ख़ान की हुकूमत गई और पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई, उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की इन्वॉल्वमेंट थी, वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। और आज के व्लॉग का मकसद ही यही है कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख के रखी हुई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करूंगा विद फैक्ट्स, विद रीजंस, विद लॉजिकल रीजंस, और कुछ ऐसे हिस्ट्री के एविडेंस जिनसे ये वाज़ेह हो जाएगा कि अगर मेरा ये ओपिनियन है तो उसके पीछे कोई ना कोई होमवर्क है, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे है। बहरहाल, इस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले, इस पर आगे बात करने से पहले, मैं कुछ चीज़ें और भी बोलना चाहता हूँ। और वो ये है कि हम ये देखते हैं अमूमी तौर पर दुनिया के अंदर दो तरह के ओपिनियंस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। कम्युनिज़म वर्सेस कैपिटलिज़म, फेमिनिज़म वर्सेस एंटी फेमिनिज़म, इसी तरीके से लेकर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर ओपिनियंस होते हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, इन सारों की, लेफ़्ट राइट, ये सारे मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस हैं जिस पर कई सालों से लोगों में आपस में बहस मुबाहिसा जारी है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी ओपिनियंस हैं लोगों के मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। लेकिन ये जो ओपिनियंस हैं ये महज सिर्फ़ और सिर्फ ओपिनियंस हैं। ये कभी भी कोई फैक्चुअल रीजंस पर मबनी नहीं है, ये किसी फैक्ट्स पे मबनी नहीं है, किसी लॉजिक पे मबनी नहीं है, ये बस ओपिनियंस हैं। और जब आप इनसे पूछें कि आपका ये ओपिनियन क्यों है, तो ये कभी भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में एक अमूमी राय है, वो ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएसए शामिल होता है, यूएसए की मदाखलत होती है, और कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो सकती जब तक यूएस ना चाहे। ये एक ओपिनियन है। और ये बहुत ज़्यादा लोगों का ये ओपिनियन है। और जब आप इन लोगों से पूछते हैं कि अगर आपका ये ओपिनियन है तो आपको इसके रीज़न्स क्या हैं, इस पर आपने कभी कोई होमवर्क किया है, आपको क्यों ऐसा लगता है, तो बस वो कहते हैं जी लगता है, हम बता नहीं सकते कि क्यों लगता है। इसी तरीके से अब एक नया ओपिनियन आ रहा है जिसमें लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि नहीं जी, किसी भी चीज़ के पीछे यूएस नहीं है। वो ज़्यादातर ओपिनियन जो आ रहा है वो मेरी अपनी जनरेशन की तरफ से आ रहा है, और फेसबुक पर मीम्स बनाकर लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। जो भी ये सोच रहा होता है कि जी हर चीज़ के पीछे यूएस है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें जो है हमारी गलती इसकी वजह से हो रही हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी गलतियों की वजह से ही होती हैं, 90% हमारी गलतियों की वजह से होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। और आज का जो व्लॉग है उसका मकसद यही है। बहरहाल, उससे पहले एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे ख़्याल से पिछले एक साल में कभी इमरान खान साहब ख़ुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर उनकी हुकूमत को यूएसए ने हटाया है तो उसके रीज़न्स क्या थे। वो तकरीबन 7-8 महीने डोनाल्ड लू का एक ख़त लहराते रहे, और फिर उन्होंने वो ख़त लहराना बंद कर दिया, और लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बहरहाल, जैसे ही वो उन्होंने ख़त लहराना बंद किया तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म से शुरू हो गया। पाकिस्तान का जो मीडिया था उन्होंने कहा जी इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। लेकिन मैं इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया ने पूरी की पूरी कार्रवाई की इमरान खान के ख़िलाफ़, ये पूरी की पूरी कार्रवाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। इमरान खान साहब का कहने का मकसद ये था कि ये ज़रा बात को समझें। वो ये था कि अगर आपका मेरा कोई ख़ातून आके दिल तोड़ देती है, फिर हम कुछ अर्सा हमारा दिल टूटा रहता है, फिर हम कहते होते हैं कि हम मूव ऑन कर गए, हम वहाँ से आगे निकल गए। इसी तरीके से इमरान खान ने भी इस पूरी चीज़ को डील किया। उन्होंने कहा मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ये सब कुछ हुआ था लेकिन मैं अब इससे आगे बढ़ चुका हूँ। और पाकिस्तान की मीडिया में इस सारी चीज़ को इस तरह से पेश किया गया कि इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और इमरान खान अपनी तमाम तर बातों से फिर गए, जबकि ऐसा नहीं था। बहरहाल, अब मैं उन सारे रीज़न्स की तरफ आऊँगा जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुआ पिछले साल तो उसके पीछे यूएस कहीं ना कहीं शामिल था। अच्छा, इस सब के अंदर एक चीज़ हमें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और फिर हम बाकी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अमेरिका का दर हकीकत मसला पाकिस्तान कभी ना था ना कभी होगा। ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए और हर चीज़ जो पाकिस्तान में हो रही है वो यूएसए करवा रहा है। बहरहाल, अब एक ज़माने में अमेरिका का मसला रशिया था, और रशिया से डील करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से एक रोल प्ले करवाना था और उन्होंने वो रोल प्ले करवाया। और अब उनका मसला चाइना है, और वो चाइना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से एक रोल प्ले करवाना चाहते हैं, और जो वो रोल प्ले करने से इनकार कर देता है, जैसे शायद इमरान खान ने कहीं ना कहीं किया, और वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे, उनको वो हुकूमत से बाहर करने की कोशिश करते हैं। अब चाइना उनका मसला क्यों है? चाइना उनका मसला इसलिए कि अगर आप इस वक्त देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी कौन सी है, तो वो नो डाउट यूएस की इकॉनमी है।
और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी है। तकरीबन 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएस की है और 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी है। और बहुत सारे लोगों का ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि साल 2027 तक चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो यूएस की इकोनॉमी को टेक ओवर कर लेगी। तो ये यूएस के लिए कहीं ना कहीं चाइना जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो मिलिट्री माइट है यूएस की वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन मिलिट्री माइट अगर हम चाइना की बात भी करें तो वो भी किसी से कम नहीं है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए और चाइना को डील करने के लिए उन्होंने इस रीजन में कुछ ना कुछ तो करना है, और वो कई सालों से कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं। और उसके अंदर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री इस वक्त इंडिया है। और इंडिया उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन दिस रीजन जो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन चाइना को टक्कर दे सकती है, मिलिट्री में भी कहीं ना कहीं चाइना को टक्कर दे सकती है। और इकोनॉमी बेशक इंडिया की इस वक्त 5वें नंबर पर होगी। आई थिंक पहली यूएस है, दूसरी चाइना, तीसरी जापान, फोर्थ इज़ जर्मनी और फिफ्थ इज़ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ऐसा पोटेंशियल मौजूद है कि वो चाइना को थ्रेट कर सकते हैं या चाइना को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। अब इस सब के अंदर जब उन्होंने इंडिया को यूएस ने कहीं ना कहीं फेवर करना है तो उन्होंने पाकिस्तान से क्या रोल प्ले करना था या पाकिस्तान का इस पूरे चीज़ में क्या रोल वो चाहते हैं वो मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाकिस्तान का रोल है इतना है कि वो किसी तरीके से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से बाहर निकले और जो इस वक्त सी पैक चल रहा है ये मुतासिर हो। ये सी पैक के साथ साथ जो एक वन बेल्ट वन इनिशिएटिव प्रोग्राम है चाइना का वो मुतासिर हो, और पाकिस्तान जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के इंडियन इन्फ्लुएंस में दाखिल हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड शुरू हो जाए, इससे इंडियन बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि पाकिस्तान को नुकसान शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ ही इंडिया को कोई एक मुल्क सिर्फ इंडिया के पास होगा जिसको इंडिया ने फोकस करना होगा और वो चाइना होगा। और पाकिस्तान की तरफ से जो उनको थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये रोल जो था वो प्ले करवाना चाहता था यूएस पाकिस्तान से, और अब से नहीं कई सालों से। बहरहाल अब जब प्रीवियस हुकूमतें थी, इमरान खान से पहले जो 2 हुकूमतें आई ऑनवर्ड्स 2008, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम तो जी ये इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे मुल्क में जो और लोग हैं वो इस चीज़ के कायल नहीं है और इसी वजह से जो ये ताल्लुकात बहाल नहीं हो पा रहे। और इसी वजह से उनकी कहीं हद तक 10 साल तक जान छूटी रही। लेकिन जैसे इमरान खान हुकूमत में आए तो ये बहुत वाज़ेह था कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और इमरान खान साहब दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं, और अब जो भी पॉलिसी बनेगी वो एक ही पेज की होगी। और इमरान खान ने हुकूमत में आते ही ये वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, वो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो मैं 4 स्टेप बढ़ाऊँगा, लेकिन जो ये ताल्लुकात होंगे वो इक्वालिटी की बुनियाद पर होंगे। इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो हमें डिक्टेशन दें और हम उस डिक्टेशन को मानना शुरू कर दें। तो जो पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया थी, जो हमें कोई और बताना चाह रहा था बाहर से बैठ के, उसको उन्होंने मानने से जो है वो इनकार कर दिया, और ये एक रीज़न था उनके रिमूवल का। बहरहाल आगे मैं बहुत सारे और रीज़न्स भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। वो ये है कि जो सुपर पावर होती है उसकी मुख्तलिफ़ सालों में जैसे जैसे दुनिया तब्दील हुई उसकी जो डेफिनेशन थी वो भी तब्दील होती रही। एक ज़माने में सुपर पावर वही मुल्क होता था जिसकी सबसे ताकतवर मिलिट्री होती थी, और वो हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जो सबसे बड़ी ताकतवर मिलिट्री थी वो यूएस की थी, और यूएस सुपर पावर बनकर सामने आ गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तकरीबन अगले 50, 60, 70 साल और अभी तक सुपर पावर की डेफिनेशन में इजाफा हुआ, और एक चीज़ और आ गई कि जो इसकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए सुपर पावर के लाने के लिए। और फिर हमने देखा यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी आज तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वो इस चीज़ में भी कामयाब हो गए। एक और चीज़ जो मेरे ख़्याल से कभी इस तरीके से लिखी नहीं गई लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी मुल्क को सुपर पावर बनाने में, वो ये थी कि उनकी डिप्लोमेसी किस तरीके से किस तरह की है, उनकी कम्युनिकेशन किस तरह की, उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की है, और वो दूसरे मुल्कों तक में अपना ओपिनियन कैसे पहुंचाते हैं, और अगर वो अपना ओपिनियन दूसरे मुल्कों में पहुंचा देते हैं तो फिर लोगों को किस तरीके से प्रेशराइज़ करते हैं या लोगों को किस तरीके से मुतासिर करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके ओपिनियन को माने, और किस तरीके से वो दूसरे मुल्कों की हुकूमतों में इंटरफेयर करते हैं या दूसरे मुल्कों में ऐसी हुकूमतें इस्टेब्लिश करवाते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को लेकर चल सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने देखा। मैंने क्या देखा कि अगर आप पढ़ें तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें यूएस तो कर रहा है और कई सालों से कर रहा है, लेकिन चाइना इस किस्म की कोई चीज़ भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक यूएस जो है वो एक सुपर पावर रहेगा।
अब मैं आपको वो सारे के सारे रीज़न्स बताता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि ये सब कुछ उन्होंने कई सालों में किया है। अब पाकिस्तान के पर बात करने से पहले दुनिया में और भी बहुत सारे वाक़यात हुए जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें की गई। उधर से अगर हम स्टार्ट करें तो बड़ा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करें, ये सारी चीज़ें बाकी पूरी दुनिया में भी हो चुकी हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाली थी 1945 के अंदर, तो जापान के अंदर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की गई हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। अब हम लोगों ने कभी शायद इसको जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो स्ट्राइक दर हकीकत की क्यों गई थी, क्योंकि जापान तो उस वक्त तक कोलैप्स कर चुका था पूरा का पूरा। अगर आप जापान को वर्ल्ड मैप पर देखें भी सही तो जापान की लोकेशन कुछ इस तरह की है, ये मैं आपको पेपर पर दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ कहीं जापान है, जैसे ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, और इसके करीब करीब हर जगह पानी है, ठीक है। तो अगर तो जापान कोई थ्रेट था भी यूएस के लिए, तो ऐसा मुल्क जिसकी एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया था तकरीबन बैटल ऑफ मिडवे के बाद, उनकी एयरफोर्स तबाह हो चुकी थी, उनकी नेवी तबाह हो चुकी थी, और ऐसा मुल्क जो पानी के दरमियान है, वो किस तरीके से जाकर यूएस को थ्रेट कर सकता था कि यूएस को इतनी ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने वहाँ पे जाके न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ, इधर कहीं जाके एक मिडवे आइलैंड है, इस मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की है, और वो सर्कल समझे जापान है। ये एक मिडवे आइलैंड था जहाँ पर यूएस की फ़ौजें मौजूद थीं, और जो भी सप्लाईज़ यहाँ से, अगर पूरी दुनिया में कहीं से भी सप्लाईज़ जापान जा रहे होते थे तो वो यहाँ से उड़ा दिए जाते थे, ख़ास तौर पे जो पेट्रोल के सप्लाईज़ थे। तो एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह थी कि जापान किसी भी तरह की जंग जो है वो लड़ नहीं सकता, और वो कोई भी अब थ्रेट नहीं दे सकता यूएस को। लेकिन फिर भी वहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की गई। क्यों की गई, अब ज़रा उसके रीज़न पर आ जाते हैं। वो इस वजह से की गई कि जापान के अंदर जो है रेड आर्मी भी दाखिल होने वाली थी, जो रशियन आर्मी है वो भी दाखिल होने वाली थी, और उस वक्त रशिया के अंदर जो कम्युनिज्म था वो अरूज पे था। तो ये चीज़ लगने लग गई थी कि अगर जापान के अंदर रशियंस आ गए तो जब टेबल पर बात होगी और जापान जब सरेंडर करेगा तो उन टर्म्स को भी मानना पड़ेगा जो रशियंस उनके लिए लेकर आएंगे। और यहाँ पे चाहते जो था अमेरिका, वो तो किया जाता था कि कोई ऐसा अनकंडीशनल सरेंडर हो कि तमाम तर टर्म्स हमारी मानी जाएँ और कोई भी कम्युनिज्म की जो इन्फ्लुएंस हो वो जापान में दाखिल ना हो। और फिर इस वजह से ये स्ट्राइक की गई, और उसके बाद जापान ने एक अनकंडीशनल सरेंडर किया, और अनकंडीशनल सरेंडर के बाद ऐसी हुकूमतें वहाँ बनाई गई जो लॉयल थी यूएस की। और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि कोई भी अगर ऐसी हुकूमत आ जाती है जो यूएस की लॉयल होती है वो अपने मुल्क की दुश्मन होती है, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आज जापान अगर दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है तो उसकी एक वजह ये है कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इसी किस्म की बनाई। बेशक वो प्रो यूएस थी, लेकिन उन्होंने उन पॉलिसीज़ ने उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। बहरहाल ये एक रीज़न था जो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से वो दूसरे मुल्कों की हुकूमतों में जो है वो इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम यूरोप की ही बात करें तो 1945 के अंदर जो यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सामने आया, उसके अंदर जो ब्रिटेन था ख़ास तौर पर, और ब्रिटेन की आप पिछले फिर 75 साल की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ें तो ऐसी इन्फ्लुएंस ब्रिटेन पर छोड़ दी गई थी, क्योंकि इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में अगेंस्ट जर्मनी यूएस ने हेल्प की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, और भी बहुत सारे मुल्कों की, और जिसकी वजह से ही ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई और जर्मनी ने बिलाखिर कोलैप्स किया। तो इस ऐसी इन्फ्लुएंस वहाँ पे छोड़ दी गई थी कि जो भी अब ब्रिटेन की तरफ से फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो ऐसे लगता है डॉट बाय डॉट जो है वो कॉपी की जा रही है यूएस की फॉरेन पॉलिसी को। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के अंदर 1991 के अंदर, जब एक तो कोल्ड वॉर हुई, फिर 1991 के अंदर जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स कर गया। अब यूएसएसआर कोलैप्स जब करता है, और इसको भी अगर आप कभी गहराई में डीपली पढ़ें तब भी आपको नज़र आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा यूएस की जो थी वो इन्वॉल्वमेंट थी यूएसएसआर को कोलैप्स करने में, और फिर उसके डिफरेंट जो वो बने, जैसे यूक्रेन अलग हो गया, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अलग हो गई, और भी बहुत सारे, और फिर रशियन फेडरेशन अलग हो गया, और उसके बाद यूक्रेन के अंदर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो वो भी बताता होता है कि किस तरीके से वो इंटरफेयर करते होते हैं बैठ के दूसरे मुल्कों के अंदर। जैसे नेटो को रशियन बॉर्डर्स तक लेकर आना था तो बार बार यूक्रेन को उसको एक हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। यूक्रेन के अंदर 2 रेवोल्यूशंस आई, और एक 2004 में आई, एक 2014 में आई, और वो तब रेवोल्यूशंस आई जब यूक्रेन में एक ऐसी हुकूमत थी जो प्रो रशियन थी। और इसके अलावा अगर हम अरब की बात करें तो 2011 की अरब स्प्रिंग्स जो है वो भी ये वादे करती होती है कि किस किस्म की चीज़ें जो है वो की जाती हैं किसी हुकूमत को हटाने के लिए जो एंटाई होती है। फिर जो इराक़ में हुआ अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, लीबिया में कदाफ़ी के अगेंस्ट, और फिर जॉर्ज रेवोल्यूशन इन 2003, ये सारी चीज़ें जो है कि करके एक्सप्लेन करिए कि कहीं ना कहीं तक
किसी न किसी हद तक जो यूएस वो दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता है हुकूमतें हटाने के लिए। अच्छा, इन बहुत सारी जो मैंने अभी आपको मुल्कों की एग्जांपल दी, उसमें एक चीज़ वादे थी, वो ये थी कि वहाँ पे ना डिक्टेटरशिप राइज थी, यानी कि एक बंदे की हुकूमत थी। तो वहाँ पे किया ये जाता था कि पहले लोगों को उसके अगेंस्ट किया जाता था उस हुकूमत के, फिर जब वो लोग उस हुकूमत के अगेंस्ट हो जाते थे फिर उनको हटाने की वहाँ पर कोशिश की जाती थी। लेकिन और ये बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि एक बंदा जब हुकूमत में होता है तो हुकूमत उसकी, फ़ौज उसकी, हर चीज़ उसकी। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम ये देखें तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, 25-30 लोगों को ख़रीद के भी आप हुकूमत हटा सकते हैं, तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1977 की जो पीएनए की मूवमेंट थी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और फिर जो ज़ियाउल हक साहब थे वो इक़्तिदार में, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। और उस वक्त बहुत सारे लोग जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा, वो किताबों में भी लिखा। क्या लिखा? वो ये था कि जी जब 5 जुलाई को यूएस एम्बेसी में एक फ़ंक्शन था, हमने वहाँ जाके देखा कि जो जूनियर काउंसिल था वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और जो सीनियर्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो बैठे हुए थे ज़ियाउल हक साहब के साथ। तभी लोगों को लगने लग गया था कि ये हुकूमत जो है वो जाने वाली है। बहरहाल उसके बाद ये अब कुछ रीज़न्स मैं आपको, ये तो मैंने इंटरनेशनली बता दी, अब मैं आपको कुछ वो रीज़न बताऊंगा कि मुझे इमरान खान साहब ने पिछले कई सालों में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यहाँ पर वो इमरान खान साहब को नहीं रखना चाहते थे, या इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनकी को उनको लगता था कि इन पॉलिसीज़ की वजह से ये बंदा हमारे काम का नहीं है। पहले चीज़ तो सबसे वाज़ेह थी जो जैसी वो हुकूमत में, वो ये थी कि इंडिया के हवाले से जो पॉलिसी वो बताना चाह रहे थे, रखना चाह रहे थे, उन्होंने उसको मानने से जो है वो इनकार कर दिया था। बहरहाल उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने काम किए, और ये स्टोरी जो है वो कोई उनकी हुकूमत में आने के बाद नहीं स्टार्ट हुई, उनकी हुकूमत में आने से कई साल पहले की शुरू हुई है। इसमें एक चीज़ और बड़ी क्लियर करने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान में ना ये चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये 1 मिनट में इस वीडियो को बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और बात की गई कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, फिर क्यों यूएस ने उसको रिमूव किया? तो उसमें भी एक चीज़ हमें समझनी है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जा चुकी थी जब इमरान खान को हटाया गया, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर थे। वो कभी भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के या अमेरिकन थिंक टैंकर्स के कैरेक्टर नहीं थे। वो जो कुछ भी करते थे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते थे। उनके जितने भी बयानात होते थे, उनकी जो भी बातें होती थी, वो इस किस्म की होती थी जो कभी भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की बातें नहीं होती थी। लेकिन जो बाइडन है वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो अमेरिकन पॉलिसीज़ के साथ रिलेटेड था, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेटेड था, और उनके थिंक टैंकर्स के साथ भी रिलेटेड था। अब ज़रा इमरान खान के कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं कि पिछले कई सालों से क्यों लोगों को लग रहा था, या अमेरिका में लोगों को लगता था कि इमरान खान उनकी मर्ज़ी का बंदा नहीं है। उसकी सबसे पहले वजूहात तो ये हैं कि जब एक वॉर स्टार्ट हुई इराक़ में, अफ़गानिस्तान के अंदर, तो जब किसी ने उस चीज़ को नहीं उस पर तनकीद की, पाकिस्तान में से किसी ने उसको उस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं किया, तो इमरान खान ने जाके उस ज़माने में 2003-4 के अंदर जाके लंदन में प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस वॉर। उसके बाद मैंने पहले जैसे बताया कि जो इंडिया के साथ वो एक रिलेशनशिप हमारा कायम करने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया और मना कर दिया कि उस किस्म की वो पॉलिसी नहीं बनाएंगे। फिर अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में जब एक हुकूमत आई अफ़गान तालिबान की, ऑल्दो मैं ख़ुद उसके ऊपर बहुत तनकीद करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी हुकूमत जो किसी भी ऐसे रास्ते से नहीं आई जिनके पास कोई इलेक्टेड मैंडेट हो, या जो एक जमहूरी हुकूमत हो, और वो हुकूमत जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिनके पास कोई बंदा नहीं है जो किसी भी ऐसी जॉब के लिए जो हुकूमत में होना ज़रूरी है, तो वो हुकूमत ज़्यादा अर्सा चल नहीं सकती। और वो हम अभी भी देख रहे हैं कि वो अभी भी एक नाकाम तरीन हुकूमत की तरह से सामने आ रही है। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने इमरान खान ने कोई वहाँ से पॉलिसी मानने से इनकार कर दिया, और कोई भी इस किस्म का सेटलमेंट नहीं की जहाँ उनको लगे, यूएस को लगे कि ऐसे बंदे अफ़गान हुकूमत में शामिल हैं जो हमारे नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फिर वो एक पूरा का पूरा वाक़या एब्सोल्युटली नॉट वाला कि जब बेसिस देने से भी वहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई वो ये थी कि जब एक डेमोक्रेसी समिट हुआ जिसमें वो तमाम तर मुल्क शिरकत कर रहे थे जो एंटाई चाइना थे, और ये समिट हो ही इस वजह से रहा था कि किसी तरीके से चाइना को आंखें जो हैं वो दिखाई जा सकें। ऐसे समिट में भी इमरान खान ने जाने से मना कर दिया। फिर विंटर ओलंपिक्स में भी जब विंटर ओलंपिक्स हुआ चाइना के अंदर, बाकी पूरी दुनिया ने वहाँ जाने से मना कर दिया, इमरान खान वहाँ पे भी चले गए।
फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो ये थी कि जब यूक्रेन के ऊपर एक अटैक किया रशिया ने, तो उस वक्त इमरान खान रशिया में मौजूद थे। ये तो खान साहब के साथ बहरहाल बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, और ये रशियन प्रेसिडेंट ने की कि उन्होंने ऐसे मौके पर अटैक कर दिया जब वो वहाँ पे मौजूद थे, और लोगों को पता नहीं उस पर क्या क्या लगने लग गया। और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पर कही गई कि ये स्टेट मतलब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों का मुश्तरका फ़ैसला था, वो अकेले नहीं गए थे, यानी कि वो अकेले उनका फ़ैसला नहीं था। ये तमाम तर रीज़न्स इकट्ठे हुए जो मुझे लगता है एक फिर रीज़न बने इमरान खान की हुकूमत के रिमूवल का। बहरहाल ये वो तमाम तर बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी। अब आपके साथ किसी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।